नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सुमित्रा नंदन पंत। इससे पहले आपने जो वीडियो देखे हैं उसमें मैथिली शरण गुप्त को पढ़ा था, जिनकी कविता थी मनुष्यता और हम राज्य के लिए मरते हैं। आज हम बात करेंगे सुमित्रा नंदन पंत की। आप सबने नाम सुना होगा सुमित्रा नंदन पंत का, और जिन लोगों के पास हिंदी रही है स्कूल में उनको थोड़ा गहराई से पढ़ा होगा। जिनके पास लिटरेचर हिंदी रही है, सुमित्रा नंदन पंत आधुनिक काल के कवि हैं और आधुनिक काल में भी प्रयोगवाद, प्रगतिवाद और छायावाद, ये तीन प्रमुख वाद रहे। इनमें छायावाद के प्रमुख कवि सुमित्रा नंदन पंत रहे हैं। सुमित्रा नंदन पंत का छायावाद में क्या स्थान है, इसका अंदाज़ा हम इस बात से लगा सकते हैं कि छायावाद को प्रसुमन काल भी कहा जाता है। प्रसुमन का मतलब प्र से प्रसाद, सुमत से सुमित्रा नंदन पंत, मैं से महादेवी वर्मा और न से निराला। प्रसुमन काल, इस तरह इनको कहा जाता है कि चार प्रमुख कवि छायावाद के प्रमुख आधार स्तंभ माने जाते हैं। अब प्रश्न उठता है, छायावाद कहते किसको हैं? कि ये जो पूरी प्रकृति है जो हमें दिखाई दे रही है, ये प्रकृति उस एक अनाम सत्ता या एक ब्रह्म, या कह दें कि उसकी छाया है। जो कुछ भी हमें दिखाई दे रहा है वो उस ईश्वर की छाया है। ये प्रकृति के जो नाना रहस्य हैं, ये उस परमात्मा की छवियां हैं जिनको हम देखते हैं। और प्रकृति के जितने भी क्रियाकलाप है, वो क्रियाकलाप हमें प्रेरित करते हैं आगे बढ़ने के लिए और प्रकृति को समझने के लिए। तो प्रकृति में जो कुछ हमें दिखाई दे रहा है, उस प्रकृति के क्रियाकलापों पर हम मानव के क्रियाकलापों का आरोपण जब करने लग जाते हैं, जब हम प्रकृति को मानव के रूप में देखने लग जाते हैं, या जो हम मनुष्य के जो क्रियाकलाप है, जो इनके उपमाएं हैं, वो सब हम उस प्रकृति को देने लग जाते हैं, तो वो प्रमुख रूप से छायावाद एक हमें नज़र आता है। तो सुमित्रा नंदन पंत छायावाद की प्रमुख कवि रहे हैं। और सुमित्रा नंदन पंत ने जो कविता लिखी है नौका विहार की, जो गंगा नदी है उसमें नौका विहार के लिए हम लोग गए और वहाँ का जो वातावरण था वो किस तरह था, जो रात्रि की शोभा थी वो किस तरह से थी। तो यहाँ पर जो गंगा नदी है, वो नदी को एक नायिका का रूप दे दिया गया है कि जो मानव के क्रियाकलापों का आरोपण प्रकृति के ऊपर कर दिया गया है। तो यहाँ गंगा नदी के सौंदर्य का वर्णन है कि किस तरह गंगा नदी कितनी सुंदर लग रही है जब हम उसमें नौका विहार के लिए गए। तो इसका वर्णन है। इसमें शांत स्निग्ध ज्योत्स्ना उज्ज्वल, अपलक अनंत नीरव भूतल, सकेत सैया पर दुग्ध धवल, तनवंगी गंगा ग्रीष्म विरल, लेती है श्रांत क्लांत निश्चल। थोड़े शब्द थोड़े मुश्किल है, इसलिए आप इनके साथ में जो मैं मीनिंग बोलूँगी थोड़े ध्यान से आप सुन लीजिए। तापस बाला गंगा निर्मल, शशि मुख में दीपित मृदु करतल, लहरें उर पर कोमल कुंतल, गोरे अंगों पर सिहर सिहर लहरा था, तार तरल सुंदर, चंचल अंचल सा नीलांबर, साड़ी की सिकुड़न सी जिस पर शशि की रेशमी विभा से भर, सिमटी है व्रतुल मृदुल लहर। वर्णन है गंगा नदी का, उसकी लहरों का, उसके सौंदर्य का। लेकिन एक नायिका, गंगा नदी को एक नायिका का रूपक दे दिया गया है, एक नायिका की कल्पना कर ली गई है गंगा नदी के ऊपर। तो ज्योत्सना मतलब होती है चांदनी, धवल सफ़ेद, और कुंतल बाल, व्रतुल गोलाकार, और तनवंगी पतला शरीर वाली, और श्रांत थकी हुई, सकेत रेत राशि।
बालू रेत जिसको हम बोलते हैं अपनी भाषा में। तो कवि यहाँ पर गंगा नदी रात्रि को किस तरह लग रही है उसका वर्णन कवि ने यहाँ पर किया है। शांत स्निग्ध ज्योत्स्ना उज्ज्वल अपलक अनंत नीरव भूतल, कि वहाँ का जो वातावरण है, कवि पंत कहते हैं कि रात्रि के समय धरती पर, इस पृथ्वी पर सर्वत्र शांत स्निग्ध उज्ज्वल चांदनी फैल रही है। चांदनी रात का वर्णन है। आप देखते होंगे जब चांदनी रात होती है तो हमें सब कुछ स्पष्ट दिखाई देता है और रात्रि में शांति तो रहती ही है। सारे जो दिन के क्रियाकलाप है वो बंद हो जाते हैं, शांति हो जाती है। सारा मानव पशु पक्षी जगत विश्राम करता है, तो आवाज़ों से ध्वनि की शांति होती है। तो पूरा शांत स्निग्ध उज्ज्वल चांदनी फैली हुई है। शांत स्निग्ध ज्योत्स्ना उज्ज्वल, शांत और स्निग्ध चांदनी चारों तरफ इस पृथ्वी पर फैली हुई है। अपलक अनंत नीरव भूतल, अपलक अनंत नीरव भूतल, भूतल ये जो पृथ्वी है इस पर वो बिल्कुल नीरव है, कोई रव नहीं है, कोई आवाज़ नहीं है और दूर दूर तक अनंत तक हमें शांति दिखाई देती है और चांदनी फैली हुई दिखाई दे रही है। सकेत सैया पर दुग्ध धवल तनवंगी गंगा ग्रीष्म विरल, जब गर्मियाँ होती है तो गंगा का पानी थोड़ा कम हो जाता है। तो कैसी लग रही है गंगा? तनवंगी, तनवंगी पतली धार वाली, पतली धारा हो गई है, बहुत चौड़ा पाट नहीं रह गया है, गर्मी में थोड़ी सिकुड़ गई है, उसका ही वर्णन है। और ऐसा लगता है जैसे थकी हुई कोई शांत क्लांत निश्चल कोई नायिका, कोई तापस बाला, कोई तपस्विनी बाला निर्मल पवित्र होकर उस पे लेट रही है। और शशि मुख से दीपक मृदु करतल, और ऐसा लगता है कि वो तपस्वी कन्या जैसी लग रही है और उसके चंद्रमा रूपी मुख से कोमल लहर रूपी हथेलियाँ चमक रही है, लहरें उठती है बार बार, तो लगता है जैसे उसकी हथेलियाँ सुंदर रूप से ऊपर उठ रही है, लहरें ऊपर कोमल कुंतल। और ऐसा लगता है जैसे जो लहरें उस गंगा नदी पर उठ रही है वो ऐसा लग रहा है जैसे किसी नायिका के हृदय पर सुंदर कोमल बाल फैले हुए हैं और गोरे अंगों पर सिहर सिहर लहराता तार तरल सुंदर, उस नायिका के गोरे अंगों पर सिहर सिहर कर रुक रुक कर वो लहरें लहरा रही है। तो ऐसा लगता है जैसे कोई आंचल उस नायिका के से सिहर सिहर कर लहरा लहरा कर जा रहा हो। चंचल अचंचल सा नीला अंबर, और ये जो नीला अंबर है जो अचंचल है, जो कभी हिलता नहीं है, लेकिन उस लहरों को जब हम देखते हैं तो लगता है जैसे ये नीला आसमान भी लहरा रहा है। आप देखते होंगे जब भी हम पानी को बहता हुआ देखते हैं और ऊपर चांद को देखते हैं, उस चांद की जो प्रतिछाया है वो हम पानी में देखते हैं तो हमें लगता है कि चांद भी शायद इस पानी के साथ बह रहा है। तो ऐसा लगता है जैसे वो आसमान भी हिलने लग गया है, चंचल हो गया है। और कैसा लग रहा है? साड़ी की सिकुड़न सी जिस पर शशि की रेशमी विभा, ऐसा लगता है जैसे साड़ी में सिकुड़न जिस तरह पड़ जाती है उसी तरह से जो शशि जो चंद्रमा है उसकी कोमल रोशनी, उसकी विभा सुंदर चमक उसके ऊपर पड़ रही है, गंगा नदी के ऊपर सिमटी है मृदुल मृदुल लहर। और वो जो गोलाकार लहरें हैं जो टकरा टकरा के तटों से घूम घूम कर वापस आ रही है, वो कोमल मृदुल लहर उसके शरीर पर फैल रही है, लिपट रही है। जिस तरह नायिका के शरीर पर साड़ी लिपटी हुई रहती है और उसमें वो सलवटें सिकुड़न और लहरें जैसा दिखाई देता है, वैसा ही यहाँ पर गंगा नदी पे वो जो नीला आसमान है उसकी लहरें उस पर दिखाई देती है। तो ऐसा लगता है जैसे नीले रंग की साड़ी गंगा नदी ने पहन रखी हो। तो गंगा नदी जो है वो यहाँ पर नायिका रूपी गंगा नदी है, रूपक अलंकार है। प्रकृति पर मानवीय, जो मैंने आपसे सबसे पहले यही बात कही थी कि प्रकृति के ऊपर मानवीय
क्रियाकलापों का आरोप कर देना ही मानवीकरण अलंकार है, जो छायावाद का प्रिय अलंकार रहा। कहा यह जाता है कि छायावाद में मानवीकरण अलंकार का नया प्रयोग हुआ, लेकिन मेरे जो ज्ञान के हिसाब से या जो मुझे लगता है, उसे लगता है कि मानवीकरण अलंकार का प्रयोग छायावाद में नहीं बल्कि हमारे वेदों में सबसे पहले हुआ, क्योंकि वेदों में भी हमने जल को वरुण देव, अग्निदेव, गंगा नदी को देवी, तो हमने उनके ऊपर मानवीय क्रियाकलापों का आरोप कर दिया था और प्रकृति को हमने मानव के समान ही पूजा। तो हमने अपने उसका क्रियाकलापों का आरोपण उसके ऊपर बहुत पहले कर दिया था। लेकिन मानवीकरण अलंकार का व्यवस्थित प्रयोग छायावाद में हुआ और बहुत ज़्यादा हुआ, इसलिए मानवीकरण अलंकार को छायावाद का अलंकार कहें या बहुत ज़्यादा प्रयोग छायावाद काल में मानवीकरण अलंकार का हुआ। तो इस तरह से सुमित्रानंदन पंत प्रकृति के कवि हैं और सुमित्रानंदन पंत प्रकृति के कवि है। पंत का जन्म अल्मोड़ा के कुसानी ग्राम में हुआ। तो वहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य अगर आप देखेंगे तो बहुत सहज सी बात है कि ऐसा लगता है कि हर कोई कवि तो नहीं हो सकता, लेकिन निर्मल हृदय और कविता में हृदय लेकर जरूर पैदा हो सकता है, क्योंकि वहाँ का वातावरण प्रतिक्षण बदलता है, प्रतिक्षण मौसम बदलता है। थोड़ी देर में बारिश, थोड़ी देर में धूप, प्रकृति अपने नए नए रूप वहाँ पर दिखाती है। इसलिए सुमित्रानंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है, जिन्होंने प्रकृति को इतने नज़दीक से जाना और उसको एक नायिका के समान उनको लगा कि हाँ, प्रकृति को किस तरह से हम देख सकते हैं, उसका वर्णन पंत की हर कविता में हमें मिलेगा। आगे का जो पद है, चांदनी रात का प्रथम प्रहर, हम अगले वीडियो पे पढ़ेंगे।